स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है। एलिमेंट एक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 कंबाइन सेपरेटली विथ क्लोराइड आयंस एंड सल्फाइड आयंस। तब यहाँ आप देख रहे हैं कि 283 मेटल ही है और ज़्यादा ध्यान से दीजिए, इसमें पूछ भी रहा है जी राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। तो कंबाइन सेपरेटली या सेपरेटली बताना है। दोनों कंपाउंड तो खुद जान सकते हैं, इसका नेचर जो है, टेंडेंसी जो है, ये लॉस करना है इसको इलेक्ट्रॉन, तो इसका टेंडेंसी हो जाएगा एक्स का +3 आयन, यानी केटायन वाला से। अब अगर हम लोग देखते हैं क्लोराइड आयंस, तो क्लोराइड आयंस के साथ बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो x +3 और इसमें क्लोराइड आयन हम लोग जोड़ते हैं, जैसे सिंपल सा चीज़ HCl3। अगर ध्यान से देखिए 283 तो 8 3 10 13 है, 13 है तो एल्युमिनियम हो सकता है, चाहे होना चाहिए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर शायद 13 ही है। तो इसी तरह अगर सल्फाइड का देखते हैं तो क्लियर हो गया कि X का क्लोराइड है। दूसरा जो सल्फेट आयंस है, तो सल्फेट आयंस में भी हम लोग उसी तरह का कुछ देख सकते हैं कि चलो X +3 + SO4 -2। तो इसका भी अब कॉम्बिनेशन, जब केमिकल कॉम्बिनेशन सीखे होंगे तो जानते होंगे कि X ये 2 है तो X2 SO4 होल 3। तो ये भी जान गए कि वो जो मेटल है उसका ये सल्फेट है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन जो यानी दोनों कंपाउंड आपको डिटेक्ट करना था, तो यहाँ में जान गए कि ये दोनों क्या चीज़ है। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, प्रिडिक्ट विद द सुटेबल प्रिजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट एक्स। तो कौन सा बॉन्ड होगा, तो ये तो केटायन है, एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है, तो आप इसको डायरेक्टली आयनिक बॉन्ड भी कर सकते हैं। है कि स्टेबिलिटी जैसे अब ये है तो 2 और 8, तो एक्स जो है ना अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो स्टेबिलिटी पाने का मतलब हुआ स्टेबल एलिमेंट नियोन जानते हैं, नहीं कि नियोन का कन्फिग्रेशन हो चाहेगा कि हम किसी तरह प्राप्त कर लें, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। आइए अपना क्लोराइड या सल्फाइड, ये चाहेगा कि नहीं हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि हम स्टेबल हो जाए, तो आयनिक बॉन्ड ही इसके लिए दोनों के बीच के रिस्पॉन्सिबल। ऐसे आप जानते भी आयनिक बॉन्ड, या आपको एक चीज़ है आयनिक बॉन्ड के अलावा क्या, प्रिडिक्ट विद द सुटेबल रीजन फॉर द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट एक्स इन जनरल, हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये दोनों जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये दोनों जो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ है, तो ये क्या है कि मोल्टेन स्टेट में, यानी लिक्विड स्टेट में रहेगा, तब ये सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, इसमें कंडक्टिविटी नहीं रहेगा। तब मोल्टेन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। मोल्टेन या लिक्विड स्टेट, क्या है कि इसमें आयन जो होता है फ्री होता है, अब कंडक्टिविटी के रूप में जैसे गुड कंडक्टर है मोल्टेन स्टेट में ये दोनों, लेकिन यहाँ पे है ना ये सॉलिड स्टेट में, नीचे मेटल है एल्युमिनियम, तो ये तो अभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो एक्स जो है गुड कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में, जबकि इसके जो दोनों कंपाउंड आते हैं ये कंडक्टिविटी एक्वायर करने के लिए इनको मोल्टेन स्टेट चाहिए, क्या कि इनका जो कैटायन एनायन है यानी आयन का एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ इसको हम लोग लगता है कि आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टेड। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट और सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर कि ए रेडिश ब्राउन मेटल। तो पहले हम लोग पढ़ने के पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि रेडिश ब्राउन या रेडिश ऑरेंज भी
हम लोग मानते हैं वो साफ शब्दों में क्लियर हो जाता है कि कॉपर है। कॉपर तो 4 जो मेटल है स्टैंडर्ड 10 का सिलेबस में, वो ज़्यादातर आदमी को उसके कलर कॉम्बिनेशन को कंफ्यूज करता है कलर के बारे में, तो उन चारों के बारे में लिख लेते हैं। एक और होता है जैसे एल्युमिनियम हुआ, तो ब्लूइश वाइट, इसको समझते हैं कि सॉलिड है एल्युमिनियम। तीसरा जेडेन जो होता है जिंक मेटल, इसको भी या तो वाइट बोला जाता है ना ब्लूइश वाइट भी बोला जाता है, तो थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन रह ही जाता है लास्ट। लेकिन आयरन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन ये चारों में जनरली स्टूडेंट्स लगभग लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी होता है। तो ये होता है लाइट ग्रे। तब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अब जब यहाँ पे अब स्टेटमेंट देखते हैं कि वे रेडिश ब्राउन मेटल एक्स व्हेन हीटेड इन एयर। जब रेडिश ब्राउन मेटल एक्स है, अब वो हीटेड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो व्हेन एयर गिव्स ए ब्लैक कंपाउंड वाई। देखिए इससे भी आप लोग क्लियर हो जाइएगा कि ये कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, और अभी भी कॉपर देखे थे रेडिश ब्राउन या रेडिश ऑरेंज, और ये जो होता है कॉपर ऑक्साइड, ये इसका कलर ही ब्लैक होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग समझेंगे कि CuO है तो ये ब्लैक होगा। तो इससे भी क्लियर आइडेंटिफाई हो गया कि X क्या है, Y क्या है। विच व्हेन हीटेड इज प्रेजेंस ऑफ H2, मतलब ये Y जो है, अब अगर हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंट में हीट किया जाए, हीट का सिंबल ऐसा भी होता है, तो हाइड्रोजन गैस, तब ये फिर से गिव्स X बैक, फिर से कॉपर बना देता है। क्लियर? तो बैक X इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी बात है, कॉपर का रिफाइनिंग प्रोसेस जो है होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से रिफाइन करते हैं। इसके अलावा और भी एलिमेंट है जिसका रिफाइनिंग प्रोसेस वो है। एलिमेंट इज प्रोसेस इलेक्ट्रो, दिस रिफाइंड फॉर्म ऑफ X इज यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर आइडेंटिफाई X1। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है आपको X और Y पकड़ने के लिए। अब कंडक्टिविटी में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में तो आप लोग पढ़े ही हैं कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। लेकिन इसके बाद तो हम लोग कॉपर को लेते हैं, एल्युमिनियम को, और अभी जो है आयरन को। तो बेसिकली वायरिंग में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आज अभी एट परसेंट अगर देखा जाए तो इसका यूज होता है। इसके पहले कॉपर का होता था, सिल्वर कॉस्टली उस समय ही पड़ता था, अभी भी है। लेकिन अब क्या है कि एल्युमिनियम, कॉपर का यूज ना होता ही कॉस्टली। आज के अगर ई में देखें सापेक्ष में रिलेटिवली, तो ये दोनों कॉपर ये पड़ता है। हालांकि एल्युमिनियम को जानते हैं कि बॉक्साइड से बनता है इसका, और आपके आसपास में भी है इसका कारखाना। तो अभी ज़्यादातर यूज जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रूप में, वो आयरन यानी फेरस का यूज होता है, और इसका यूज होता है। हालांकि ये सब में कंडक्टिविटी बेसिकली उसका रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस इसमें कैसा है, ज़्यादा है कि कम है। जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा उसको मानेंगे अच्छा, बहुत अच्छा कंडक्टिविटी है। तो ये सब आगे का चीज़ है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ था कि आइडेंटिफाई X Y, तो आइडेंटिफाई X और Y तो हम लोग पहले ही कर चुके थे। तो X को आप समझिए कि कॉपर है, और Y को क्या समझिएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो ये आपका ये हो। अब हम लोग आते हैं कि रिफाइनिंग प्रोसेस में यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से कॉपर कैसे रिफाइंड होकर निकलता है, यानी प्योर, हाउ टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल, दैट मीन्स कॉपर। तो नेक्स्ट लास्ट जो बीट था इसका, ड्राई वेल लेवल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, वो केवल कॉपर के रिफाइनिंग में काम नहीं, और सब मेटल्स में भी आता है, जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, निकल हुआ, या सिल्वर गोल्ड, सबका रिफाइनिंग प्रोसेस जो होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से होता है। तो ये दोनों के बारे में कन्फ्यूजन हो गया। फ्री स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। सिल्वर गोल्ड ऐसे फ्री स्टेट में भी मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है, इसकी कहानी आगे होगी। अभी जो हम लोग का जो टारगेट है बेसिकली ये कॉपर है। तो आपने लैब में देखा होगा
या जानते होंगे कि चलिए एक ये दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में दो जो हम लोग ये दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, एक कंटेनर में, और कंटेनर में जो कॉपर का चूँकि रिफाइनिंग हो रहा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन है और डाइल्यूट H2SO4 का मिक्स्ड है। तो और एक जो रड है उसका जो कैथोड के साथ जुड़ा हुआ प्योर कॉपर का स्ट्रिप है, और जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड के साथ जुड़ा हुआ है। तो वेन अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि वेन करेंट पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, जब करेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास करता है तो प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, तो ये जो एनोड है इससे प्योर मेटल जो है यानी कॉपर इसमें आता है, यानी कॉपर +2 आयंस, तो प्योर मेटल कॉपर का उसमें आता है। और उसी समय सेम टाइम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल वो सॉल्यूशन में आता है। दिमाग में ध्यान में देने की बात है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं आता है, और सॉल्यूशन से जो प्योर मेटल है उस पर जाकर डिपोजिट होता है एंड डिपोजिटेड ऑन द कैथोड। और जब यहाँ ये चूँकि इम्प्योर था, आपने लिखा कि हाँ इम्प्योर कॉपर था, तो प्योर कॉपर तो सॉल्यूशन में आ गया, और सॉल्यूशन का जो कॉपर था, कॉपर आयंस, वो जाकर डिपोजिट हो गया कैथोड पे। तो इम्प्योर जो इसमें चीज़ होता है वो कहाँ गया, तो वो जस्ट इसके नीचे बॉटम में जो लाल से देख रहे हैं आप, वो सेटल डाउन हो जाता है। एनोड मड, उसको एनोड मड बोलते हैं, क्योंकि इसका मड है, मड बोलते हैं, नहीं मड का मतलब समझते हैं वही मड जो हम लोग जनरल भाषा में यूज करते हैं। तो सोलेबल इम्प्योरिटीज, तो इनसोलेबल इम्प्योरिटीज जो है ना, चूँकि होता है ये, इसलिए जो सोलेबल इम्प्योरिटीज होता है वो तो इसके साथ मिक्स हो जाता है, जो इनसोलेबल इम्प्योरिटीज होता है वो आके यहाँ जमा हो जाता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सेटल डाउन द मोड एनोड मोड के रूप में जानते हैं। तो बेसिकली इसका रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत सिंपल ही है, ध्यान से देखा जाए तो बस यही चीज़ है, यही पूरा कंप्लीट। ओके।